सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ 14 जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास की शक्ति के विषय में पढ़ाऊंगी। पाठ 14 आत्मविश्वास की शक्ति। बेटा, आपको ये लेसन का जो मैंने नाम बताया आत्मविश्वास, यानी कि हमारे अंदर जो भी मतलब हमें जो विश्वास होता है, हमारी आत्मा को जो विश्वास होता है, यानी हम अगर अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो उसकी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर हम अपने विश्वास और मन की सच्ची लगन रखते हैं अपने अंदर, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमारे आसपास के या हमारे ऊपर पड़ने वाला कोई भी संकट जो है हम उसे पूरा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं अपने विश्वास से और सच्ची लगन से। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ एक बच्चा है, उसके पीछे 3 बच्चे हंस रहे हैं। तो ये पाठ जो है एक वरदराज नाम के बच्चे पर आधारित है। इस पे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। वरदराज 5 वर्ष का था जब उसके पिता ने पढ़ने के लिए उसे गुरुजी के पास आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी बहुत से बच्चे बालक पढ़ते थे, किंतु उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या सीखने की परंपरा थी। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी। यहाँ बेटा क्या बताया जा रहा है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, गुरुकुल होता था, जहाँ एक गुरु होते थे। उनके अंडर मतलब हम कह सकते हैं उनकी छत्र छाया में सारे शिष्य होते थे जो शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु उन्हें हर चीज़ की शिक्षा देते थे, पढ़ाई लिखाई से लेकर के अच्छे आचरण की, संस्कार की, सभी चीज़ों की। तो वरदराज एक 5 वर्ष का बच्चा था जिसे उसके पिता ने आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया था, और वहाँ पे रह कर के वो गुरुओं की सेवा में रह कर के विद्या सीखने लगा। और आजकल की तरह वहाँ कोई पाठशालाएं उस समय नहीं चलती थी, गुरुकुल चलता था। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल नहीं होता था, गुरुकुल होता था। वहाँ गुरु रहते थे, गुरु की वाइफ रहती थी, उनके बच्चे रहते थे। गुरु का पूरा सारा कार्य जो है वही गुरुकुल के शिष्य करते थे, सेवा करते थे, लकड़ियाँ जंगल से काट कर लाते थे। ये सारी परंपराएं पहले प्रचलित थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती थी। तो अब आगे देखिए, मैं पढ़ाती हूँ कि वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसे पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते चले गए। वह 1 साल की पढ़ाई में ही 3-3 वर्ष लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख राज। इस तरह की कितनी ही बातें उसे सुनने को मिलती थी। उसे पढ़ते हुए 5 साल हो गए, किंतु वह कुछ सीख पढ़ नहीं सका। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। अब बेटा, यहाँ क्या बताया गया है कि वरदराज जो है एक मंद बुद्धि, यानी जिसमें बुद्धि की कमी थी, ऐसा बालक था। उसे पढ़ा हुआ कुछ भी कभी याद नहीं रहता था। तो सारे बच्चे, जितने भी गुरुकुल के बच्चे रहते थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बुद्धू, मूर्ख, राज ये सब नाम दे करके बुलाते थे, बोल करके। तो वो एक ही क्लास में 3-3 बार पढ़ता था, और उसके साथ के बच्चे तो उससे आगे निकल ही गए, लेकिन जो उसके बाद जो एडमिशन लिए थे वो भी उसके आगे निकल गए। तो यहाँ पता चलता है ना कि वरदराज कितना मूर्ख था, मतलब उसकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर थी। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझाता हूँ कि लिखना पढ़ना तुम्हारे बस का नहीं है। मैं समझता हूँ कि लिखना पढ़ना तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। यही अच्छा है कि तुम घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। अब उसके इस आचरण से, उसके ना पढ़ने की कला से
गुरुजी भी परेशान हो गए। गुरुजी सोचने लगे कि लग रहा है पढ़ना लिखना इसके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने वरदराज को बुला कर के बहुत ही प्यार से समझाया कि अलग से मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और सारी चीज़ें तुम्हें देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है। वरदराज के पिता बहुत बड़े विद्वान थे। घर जाकर पिताजी को वह क्या मुंह दिखाएगा, लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा निरक्षर। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। वरदराज ने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों के गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बेटा, कि वरदराज जो है उसके पिता बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन वरदराज की तो समझ में कुछ आता नहीं था, वो तो था मूर्ख। तो वो बार बार यही सोच रहा था कि मैं अभी घर जाऊंगा, सब मेरे पिताजी का मजाक बनाएंगे कि इसके पिता इतने बड़े विद्वान और ये इतना बड़ा मूर्ख निरक्षर, इसे पढ़ना तक नहीं आता है। तो वो बेचारा बड़े अनमने ढंग से अपनी गठरी बांधा और गुरुजी के चरण छुए और चल दिया। मारे शर्म के वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे। वह उदास अनमना सा चल रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, किंतु कोई और ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी से जगह जगह पत्थर में निशान पड़े हुए हैं। तो बेटा जब वरदराज गठरी बांध करके जाने लगा तो वो बहुत ही शर्म महसूस कर रहा था, जैसे लग रहा था वो धरती में अभी गड़ जाएगा। उसके पाँव उठ ही नहीं रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। जब कोई इंसान ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उसे गिल्टी खुद फील होती है, तो उससे कोई भी और आगे के कार्य होना संभव नहीं होता। इसलिए वरदराज यहाँ पे पढ़ाई नहीं करता था, तो वो गिल्ट फील कर रहा था कि मैं कैसे अब जाऊँ, क्या कहाँ जाऊँ, मुझे घर भी नहीं जाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो कोई और जगह भी नहीं है जहाँ मैं जा कर के टाइम बिता सकूँ। तो वो जाते जाते रास्ते में जो है गुरुजी ने उसके लिए सत्तू बांध दिया था, तो उसे भूख लगी थी। एक कुएं के पास वो गया सत्तू खाने के लिए। तो उसने देखा कि ये पत्थर पे रस्सी, जो हम लोग गाँव में होता है ना, रस्सी खींचते हैं गाँव में, कुएं से पानी भरते हैं, तो रस्सी खींचने की वजह से पत्थर पर जगह जगह निशान पड़ा हुआ है। वरदराज के मन में अचानक बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, जब बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है, फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे लिखना पढ़ना नहीं आ सकता। वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। अब वरदराज जो है, सोचा उसने कि अरे आखिर इस पत्थर पे इस रस्सी से कैसे निशान पड़ सकता है, यानी कि बार बार कोशिश करने से ही निशान पड़ा है, बार बार रस्सी खींचने से एक कोमल सी रस्सी इस भारी भरकम पत्थर पे, जब भारी भरकम पत्थर को काट सकती है, तो मैं लगातार परिश्रम करके मुझे लिखना पढ़ना क्यों नहीं आ सकता। ज़रूर आएगा, मैं परिश्रम करूँगा, मैं पढ़ूँगा। अब उसके अंदर आत्मविश्वास की दृढ़ता थी और कुछ कर दिखाने का संकल्प था, यानी कि उसने ठान लिया कि अब मैं ज़रूर प्रयत्न करूँगा और देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। इस बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी।
अब तो वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। अब जब बच्चों वरदराज के अंदर आत्मविश्वास आ गया, दृढ़ संकल्प उसने कर लिया, तो ऐसा जैसे होता नहीं है, नई शुरुआत कोई करता है, हाथ मुंह धो करके खा पी करके बिल्कुल तैयार हो गया, लैस हो गया, और जल्दी जल्दी भारी भारी कदम अब नहीं थे, अब हल्के हल्के कदम थे, जल्दी जल्दी उत्साह से अपने गुरुकुल वापस वो लौटने लगा। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरु जी के आश्रम जा पहुंचा। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। उसने गुरु जी के चरण छूकर प्रणाम किया। गुरु जी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से ही लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लो, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अब जब वरदराज कुएं पर से वापस अपने गुरुकुल लौटने लगा तो सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वरदराज आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचते ही उसके साथी जो थे फिर से उसकी बातें बनाने लगे। उसने गुरुजी का पैर छुआ और गुरुजी को देखते ही जो है उसने बोला कि गुरुजी, मैं आधे रास्ते से ही लौट आया हूँ और मेरी आंखें खुल गई। मैं अब पूरी लगन और श्रद्धा से पढ़ूंगा, ये मैंने निश्चय किया है। तो गुरुजी ने भी कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो उस पर मैं विश्वास कर लेता हूँ, और अगर इस बार तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी वरदराज। वरदराज की पढ़ाई आरंभ हुई। अब तो उसकी भूख और नींद पता ही नहीं कहाँ भाग गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण बेकार नहीं गवाता। कुछ दिनों में वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। वह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वे महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, किंतु यह कठिन भी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज ने मुक्तबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज के जीवन की इस घटना से यह लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हो गई, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। देखिए बेटा, अब इसमें क्या बताया गया है कि वरदराज की पढ़ाई अब उसके बाद आरंभ हो गई, यानी शुरू हो गई। वो दिन रात पढ़ाई करता, उसे पढ़ाई के आगे न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न नींद आती थी। सुबह उठता, पढ़ने लगता, रात में भी देर तक वो जाग करके पढ़ता था और एक भी पल वो गंवाता नहीं था। इसी वजह से कुछ ही दिनों में वह प्रतिभाशाली बालकों में गिना जाने लगा, यानी कि बहुत तेज बुद्धि वाले बालकों में गिना जाने लगा। और उसके परिश्रम का ये चमत्कार हुआ कि वो आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान बन गया। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वो महापंडित के पद पर सुशोभित हुआ। वही मूर्ख बच्चा, किस वजह से? क्योंकि उसने लगातार परिश्रम किया था, इस वजह से। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, किंतु वो इतना कठिन है कि उसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो उस व्याकरण को सरल करने के लिए वरदराज ने एक और जो है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। ये एक पुस्तक है जो संस्कृत में जो पाणिनि ने व्याकरण लिखा है ना, उसको थोड़ा सा ये सरल कर देती। वरदराज ने मुक्तबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज ने जो है मुक्तबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण यानी पाणिनि की तरह कठिन व्याकरण नहीं, सरल व्याकरण जो आसानी से लोग समझ सके, उस सरल व्याकरण की भी रचना उस वरदराज ने की। तो वरदराज की जीवन से संबंधित ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है क्या?
करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से जिस प्रकार एक पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है, यानी रस्सी के आने जाने से जिस प्रकार पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी विद्वान बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस पाठ में क्या बताया गया कि अगर हम अपनी सच्ची लगन और श्रद्धा से अपने ऊपर हमारे अंदर अगर आत्मविश्वास है तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी सरल कर सकते हैं, हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो चलिए बेटा पढ़ लेते हैं हम कठिन शब्द। तो कठिन शब्द क्या है? आश्रम, पाठशालाएं, बांधी, अंधकार में, ठोर ठिकाना, सत्तू, कौंद, नम्रतापूर्वक, गवाता, मुग्धबोध, लोकोक्ति और जड़मति, ये आपके कठिन शब्द हैं। ठीक है बेटा, इसे आपको अपनी कॉपी में 3 बार लिखना है। अब शब्दार्थ है, पहला है विद्या यानी ज्ञान, मंद बुद्धि यानी कमजोर अक्ल होना, प्रयत्न यानी कोशिश, विद्वान यानी ज्ञानी, निरक्षर यानी अनपढ़, चरण यानी पैर, कोमल यानी मुलायम। और भी शब्दार्थ हैं जो इस प्रकार है, परिश्रम यानी मेहनत, दृढ़ता यानी मजबूती, संकल्प यानी निश्चय, अस्त यानी छिपना, निश्चय यानी तय और प्रतिभाशाली यानी होनहार। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।